हेलो एवरीवन। आज हम सोइल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सारा जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जो भी इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो हैं, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर ओल्ड क्वेश्चंस, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती क्या है। जनरली जैसे जो नॉर्मल सॉइल्स होती है उनका पीएच हमें पता है कि 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल पीएच होता है। लेकिन कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनका पीएच कम हो जाता है, कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनका पीएच ज़्यादा हो जाता है, या फिर किसी सॉइल में कैटाइन जो भी बेसिक कैटाइंस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर कोई सॉइल ऐसी होती है जिसमें एल्कलाइन या फिर जो एसिडिक कैटाइंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉइल्स को जैसे ऐसी सॉइल जिनकी पीएच जो होती है वो 7 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। और कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनकी पीएच जो है वो मोर देन 7 हो जाती है तो उन्हें हम एल्कलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पीएच के बेसिस पे देखेंगे। जो एसिडिक सॉइल्स होती है उनकी जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है, मतलब 7 से कम होती है। और जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती है उनकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होती है। इसके बाद हम एसिडिक सॉइल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं, इसका एरिया कितना होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है ये, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं ना। तो जो एसिडिक सॉइल्स होती है उनकी जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या जो H+ और Al+3 है एल्यूमिनियम, ये क्या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सोइल जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, या फिर सोइल में ये एसिडिटी कोज करने का काम करते हैं। जो एसिडिक सोइल्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। इसके साथ में ही जो बेसिक कैटाइंस हैं वो इसमें कम पाए जाते हैं। देखो एक न्यूट्रलाइज क्या होता है कि जब बेसिक और एल्कलाइन जो भी कैटाइंस हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तब तो क्या होगा कि न्यूट्रल सोइल होगी। ठीक है, जिसका पीएच है वो 7 होगा, है ना। लेकिन अगर एसिडिक सोइल में जो एसिड को इंक्रीज करने वाले न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा हुए तो एसिडिक सोइल हो जाएगी, और बेसिक सोइल में अगर बेसिक कैटाइंस ज़्यादा हुए तो बेसिक सोइल हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बेसिक कैटाइंस है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, इनकी तो अमाउंट कम रहती है। और जो एसिडिक कैटाइंस है जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनके अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहती है। जनरली जो एसिडिक सोइल्स होती है ये ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे जैसे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है या फिर ऑलमोस्ट रेनफॉल होती रहती है, तो वैसे वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। जनरली इंडिया में इसका 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। इसके साथ में हम ये देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स जो एसिड में ग्रो हो जाते हैं या फिर एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑक्जेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जो एसिडिक सोइल्स होती है उनमें अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। इन एसिडिक सोइल्स हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सोइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट सोइल्स है, कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसा कि कुछ हाँ पीएच ज़्यादा है। अब पीएच तो देखो मेजर करने से ही पता लगता है, लेकिन देखने में क्या इनकी कंडीशन, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है देखने में ना। देन जो एसिडिटी होती है वो उसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, मृदा अम्लता के प्रकार, इसे जनरली 3 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है एक्टिव एसिडिटी। अब देखो सबसे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं या फिर जो आयंस हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी को कोज करते हैं। ठीक है, अगर सोइल में इनकी जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, इनके अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एसिडिटी कोज होगी सोइल में ना। तो जो भी सोइल होती है, जैसे सोइल में जो सोइल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, अगर वहाँ पे H+ और Al+3 जो आयंस है वो प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम एक्टिव एसिडिटी के नाम से जानते हैं। द एसिडिटी प्रेजेंट इन सोइल ड्यू टू H+ एंड Al+3 आयंस ऑफ द सोइल सॉल्यूशन। देन जो सेकंड वाली एक्सचेंजेबल एसिडिटी या फिर विनिमय अम्लता जो है, इसमें क्या होता है कि जो भी सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सोइल के पार्टिकल्स हो गए या फिर क्ले कॉम्प्लेक्स हो गया, उनके ऊपर अगर ये आयंस प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन अगर प्रेजेंट रहते हैं तो इस एसिडिटी को हम एक्सचेंजेबल एसिडिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, एसिडिटी प्रेजेंट इन सोइल ड्यू टू H+ एंड एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट ऑन सोइल पार्टिकल्स, मतलब सोइल पार्टिकल्स के ऊपर ये आयंस प्रेजेंट हैं, इसलिए इस एसिडिटी को हम एक्सचेंजेबल एसिडिटी के नाम से जानते हैं ना। देन थर्ड जो एसिडिटी है, थर्ड टाइप या फिर लास्ट टाइप हम बोल सकते हैं,
रेसिड्यूअल एसिडिटी या फिर रिजर्व एसिडिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी को छोड़कर अगर कोई आयंस प्रेजेंट है तो उन्हें हम रेसिडुअल एसिडिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि द एसिडिटी प्रेजेंट इन सोयल अदर देन एक्टिव एंड एक्सचेंजेबल एसिडिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी H+ आयंस होते हैं वो परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम रिक्लेम करने के बाद भी वो रिक्लेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम रेसिडुअल एसिडिटी के नाम से जानते हैं। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे कि जैसे टोटल एसिडिटी होती है वो क्या होती है। टोटल एसिडिटी में तो हम तीनों ही टाइप्स को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्टिव हो गया, एक्सचेंजेबल और रेसिडुअल एसिडिटी, ठीक है। लेकिन रेसिडुअल एसिडिटी जो है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो भी टोटल एसिडिटी है अगर उसमें से हम एक्टिव और एक्सचेंजेबल एसिडिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, तो जो एसिडिटी बचेगी वो रेसिडुअल एसिडिटी होती है। कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि जो pH मीटर होता है जो एसिडिटी को मेज़र करने के लिए जनरली यूज़ में लिया जाता है, तो वो ओनली ऑन एक्टिव एसिडिटी को ही मेज़र करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिडिटी प्रेजेंट होती है सोइल में, जब जो भी सल्फाइड आयंस हो गए उनकी वजह से अगर एसिडिटी प्रेजेंट होगी सोइल में तो उसे पोटेंशियल एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। जो एसिडिक सॉइल्स होती है उनके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि पेरेंट मटेरियल, अगर कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो नेचुरली एसिडिक होती है, अगर उन रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिक जो सॉइल्स होंगी वो एसिडिक होंगी, ठीक है। जैसे कि जो ग्रेनाइट रॉक्स होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। इनका जो नॉर्मली अगर जो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे एसिडिक सॉइल्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ में ही ऑर्गेनिक मैटर जो है अगर उसका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कार्बोनिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा। अगर उसका फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो pH है वो इंक्रीज होता है। तो ये मेन रीजंस हैं कि जैसे पेरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट हो गया, या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका अगर डिकम्पोजिशन होता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन अगर हम बार बार एक ही टाइप के जैसे एसिडिक फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, एसिडिटी ऑटोमेटिक कोज होगी। जैसे हम यूरिया हो गया, DAP, MAP, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया तो वैसे ही एसिडिक नेचर का होता है, तो जो भी मोस्टली इन फर्टिलाइज़र को अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी सोइल है वो एसिडिक हो जाएगी। अब जो हमने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका pH वगैरह क्या होता है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको रिक्लेम कैसे करते हैं, किस टाइप से हम इसको रिक्लेम कर सकते हैं ना। तो जनरली इसको हम लाइमिंग मटेरियल यूज़ करके करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, तो जनरली लाइम यूज़ में लिया जाता है इसमें, ठीक है। लाइम में भी जैसे लाइम स्टोन यूज़ कर सकते हैं। जो लाइम स्टोन है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसे हम कैल्साइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है बर्न्ट या फिर क्विक लाइम, जो CaO इसका फॉर्मूला है, इसको जनरली यूज़ करते हैं। हाइड्रेटेड या फिर स्लैग्ड लाइम, जो क्विक लाइम होता है अगर उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये हाइड्रेटेड या फिर स्लैग्ड लाइम बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देन इसके बाद में हम डोलामाइट यूज़ करते हैं जिसका जो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। इसके साथ में हम यहाँ पे बेसिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एसिडिटी इंक्रीज हो रखी है सोइल में वो क्या न्यूट्रल हो जाएगी। तो जैसे कि बेसिक फर्टिलाइजर्स में हम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और रॉक फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो एसिड जो सॉइल होती है एसिडिक सॉइल उसमें भी ग्रो हो जाती है, तो मतलब ग्रो एसिड रेसिस्टेंट क्रॉप्स जैसे कि राइस, टी, पोटैटो, सिट्रस। जो राइस, टी, पोटैटो हैं वो जनरली 4 से 6 pH तक भी ग्रो हो सकते हैं ना। देन सेकेंड जो टाइप है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, उनके बारे में हम जानेंगे कि इनका जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है। इनमें जैसे जो भी बेसिक कैटाइंस है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, इनकी अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो एसिडिक कैटाइंस है जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनकी अमाउंट जो है वो कम पाई जाती है। ये ऐसे ही क्लाइमेट में पाई जाती है जहाँ पे जैसे एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन होता है, वहाँ पे जनरली ये सॉइल्स देखने को मिलती है। राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पे पाई जाती है जहाँ पे जैसे डेजर्ट है वहाँ पे जनरली
साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स पाई जाती है। इंडिया की प्रोस्पेक्टिव अगर हम एरिया देखें तो इंडिया में 6.73 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जबकि राजस्थान में 3.74 लाख हेक्टेयर एरिया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। इसके बाद में हम वही फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोइल को साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हमने एसिडिक सॉइल्स में पेरेंट मटेरियल में ग्रेनाइट जो रॉक्स थी वो रेस्पॉन्सिबल थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एल्कलाइन सॉइल्स के लिए कौन से रॉक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो बेसाल्ट रॉक होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर इनसे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, जैसे जो बेसाल्ट रॉक हैं उनसे क्ले सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो क्ले सॉइल जो है उसका थोड़ा नेचर बेसिक नेचर के रहती है वो सॉइल, ठीक है। इसके बाद में हम अगर रेगुलरली यहाँ पे बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो उससे भी जो सॉइल है वो साल्ट अफेक्टेड होगी। इसके अलावा हम साल्टी वाटर से अगर इरिगेशन करते हैं तब भी वो मेजर फैक्टर हो गया। और जो सोइल होती है उसमें अगर हार्ड ले सब सोइल में अगर हार्ड लेयर प्रेजेंट है तो वो भी बहुत इफेक्ट करती है। जैसे कि नॉर्मली जो सोइल होती है कल्टिवेटेड सोइल, जैसे 5 से 15 सेंटीमीटर तक ही हम उसमें टिलेज करते हैं, ठीक है, जुताई वगैरह करते हैं, जिससे क्या होता है कि पोर स्पेस अच्छे बने रहते हैं, उसमें एरेशन वगैरह अच्छा होता रहता है। लेकिन 15 सेंटीमीटर के बाद में क्या हम डीप प्लोइंग तो करते नहीं है, तो नीचे एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ड लेयर का फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि जो भी सोइल में साल्ट वगैरह प्रेजेंट रहते हैं ऊपर, तो वो लीचिंग के थ्रू नीचे नहीं जा पाते हैं, वो वहीं जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सोइल होगी वो साल्टी हो जाती है। जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं उनका ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। जो सोइल्स हैं उनकी पीएच कितनी होती है, उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ईसी है, इसका जो यूनिट है डेसीसाइमल पर मीटर, इसके अलावा जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, इनको आप लोगों को याद रखना है। एक तो ईसी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसीसाइमल पर मीटर, जो पीएच होता है वो यूनिटलेस होता है, ठीक है, और ईएसपी जो है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो ये जो है इसको परसेंट में मेज़र करते हैं। देन हम इसमें अगर क्लासिफिकेशन, इसको नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। जो फर्स्ट है सेलाइन सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स का जो पीएच है वो लेस देन 8.5 होता है, इसका जो ईसी होता है वो मोर देन 4 होता है, और ईएसपी जो है वो लेस देन 15 होता है। जो एल्कलाइन सॉइल्स हैं उनका जो पीएच है वो मोर देन 8.5 होता है, और जो ईसी है वो लेस देन 4 होता है, और जो ईएसपी है वो मोर देन 15 होता है। सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स जो होते हैं वो जनरली इनमें क्या जो पीएच होता है वो मोर देन 8.5 होता है, और ईसी भी मोर देन 4 होता है, और ईएसपी जो है वो भी मोर देन 15 होता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करें, हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं उनके बारे में हम पता करेंगे कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, इनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है और उनको रिक्लेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी सेलाइन सॉइल्स होती है उनमें जनरली हाई साल्ट कंटेंट प्रेजेंट रहता है, तो जो सेलाइन सॉइल्स में हाई साल्ट कंटेंट प्रेजेंट रहेगा उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड जो है एल्काली सॉइल्स, एल्काली सॉइल्स में क्या रहता है कि इनकी जो पीएच भी ज़्यादा रहेगी, इनमें सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, और जो कैल्शियम है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो हमें करना क्या है कि जो भी सोडियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम लोअर सोडियम करना है, और जो कैल्शियम उधर लो प्रेजेंट रहता है उसको हम इंक्रीज करते हैं। जो कैल्शियम है उसे हम सोइल अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं। जनरली जो कैल्शियम है उसका यूज़ हम सोइल को अमेंड करने के लिए, फिर उसको सुधारने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि जो भी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती है उनको रिक्लेम करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जनरली इसके 3 मेथड्स हैं, जैसे कि फिजिकल, मैकेनिकल या फिर हाइड्रोटेक्निक मेथड फर्स्ट हो गया। देन सेकंड जो है वो है केमिकल मेथड, और थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। जो सेलाइन सॉइल्स होती है उनको रिक्लेम करने के लिए फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है, जबकि जो एल्काली सॉइल्स होती है उनको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन वी यूज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड, but reclamation of alkali soils use physical, chemical and biological methods are utilized। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम्स में। जो सैलाइन सॉइल्स कैन बी रिक्लेम बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम सैलाइन सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि जो सैलाइन सॉइल्स होती है उनमें फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स ही यूज़ लेते हैं, केमिकल मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो जिप्सम, लाइम और पाइराइट है वो केमिकल्स हो गए, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो है लीचिंग। लीचिंग जो है जनरली इसको हम फिजिकल मेथड में कंसिडर करते हैं। लीचिंग क्या होती है कि जो भी जैसे जो फील्ड है उसमें अगर हम पानी देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है, तो वाटर के थ्रू या फिर वाटर के साथ में जो साल्ट कंटेंट है वो सोइल में नीचे की तरफ डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा है उसका सोइल प्रोफाइल में, तो उसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं। देन फर्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके फिजिकल मेथड्स हैं उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम कर सकते हैं डीप प्लोइंग। डीप प्लोइंग करने से क्या होगा कि जो भी सबसोइल है उसमें अगर हार्ड लेयर बन चुकी है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। इसके साथ में जो भी साल्ट वगैरह है वो नीचे जा सकते हैं पानी के साथ में ना। तो इसमें जनरली जो इक्विपमेंट है वो सब सोइलर या फिर चीजल प्लो यूज़ में लेते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलेगा कि इसमें वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जो भी वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देन सेकेंड हम कर सकते हैं कि इसमें सैंड फिलिंग जो है उससे सैंड को फिल कर सकते हैं। जो भी नॉर्मल सोइल है जैसे कि क्ले हो गई या फिर सिल्ट सोइल हो गई, उसमें हम अगर सैंडी सोइल को ऐड करते हैं जिससे फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगी। थर्ड जो है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में जो भी अपर 1.5 सेंटीमीटर जो सोइल होती है उसको हम फील्ड से रिमूव कर सकते हैं। देखो ये करना ज़्यादा इजी नहीं मान सकते हम, क्योंकि बहुत मुश्किल है और फील्ड बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो नॉर्मली हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। पर हाँ, जैसे डीप प्लोइंग हम कर सकते हैं, इसके साथ में लीचिंग हम कर सकते हैं, या अच्छे मेथड्स माने जाते हैं। देन जो फोर्थ मेथड है वो है ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग में क्या होता है कि सोइल इन्वर्जन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि एक जगह से सोइल को थोड़ा पलट दिया, फिर दूसरी जगह सोइल को, मतलब पूरे जो फील्ड है उसमें सोइल को पलटा जाता है कि ऊपर वाली सोइल को नीचे और नीचे वाली सोइल को ऊपर किया जाता है। तो ये भी एक एक्सपेंसिव और लेस इफेक्टिव मेथड है। जनरली नॉर्मली फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, इसमें बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये बेस्ट मेथड नहीं मान सकते ना। देन लीचिंग मैंने आपको बताया ही था कि जो भी सोल्यूबल साल्ट होंगे वो वाटर के साथ में जो भी सॉइल प्रोफाइल रहती है उसमें नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो भी साल्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं सॉइल के ऊपर से। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है सैलाइन सॉइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। केमिकल मेथड्स में जनरली हम जो भी सॉइल अमेंडमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनमें लाइम प्रेजेंट होता है, कुछ सॉइल्स ऐसे होती है जिनमें लाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो जिनमें लाइम प्रेजेंट नहीं होता, नॉन लाइम कंटेनिंग एल्काली सॉइल्स, उनमें जनरली हम जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं और फॉस्फो जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं। देन ऐसे सॉइल्स जिनमें लाइम प्रेजेंट होता है, लाइम कंटेनिंग एल्काली सॉइल्स, उनमें जनरली हम जो भी एसिड या फिर एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एसिड अगर बनेगा तो वो बेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सल्फर पाउडर, पाइराइट और सल्फर ऑक्साइड। और कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर पाउडर, लिक्विड SO2 गैस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम पॉलीफॉस्फाइड। इसके साथ में फोस्फोजिप्सम जो है वो एक फॉस्फोरिक एसिड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। जो फोस्फोजिप्सम जो है उसमें जनरली कैल्शियम जो है वो 21% प्रेजेंट होता है और जो सल्फर जो है वो 16% प्रेजेंट होता है। तो सल्फर तो देखो, सल्फर एसिड फॉर्मेशन का काम करेगा और कैल्शियम जो है वो सोइल की pH को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। देन लास्ट जो मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, जनरली इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं तो उसका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन के बाद में इसमें क्या कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो pH कम होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा साल्ट अफेक्टेड सोइल्स के लिए। इसके साथ में जो प्रेसमेड और सीरा है, सीरा को हम मोलासेस के नाम से भी जानते हैं, जनरली इसका भी यूज़ किया जाता है। ये जो है दोनों ये शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट होते हैं।
तो इनका जनरली इनका यूज़ जो है वो एल्काली और एसिडिक दोनों सोइल्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जो सीरा या फिर मोलासेस है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है 0.5%, फॉस्फोरस है 0.5%, पोटेशियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है जैसे 4.5%, और H2SO4 जो है वो 0.5% प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है कि क्रॉप रेसिड्यूज या फिर जो FIM है इसको जनरली हम यूज़ कर सकते हैं सोइल को रिक्लेम करने के लिए। इसके साथ में जो ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप्स हो गए जैसे ग्रीन ग्राम, काउपी, सनहेम, ठेसा और ब्लैक ग्राम, इनको एज ए ग्रीन मैन्योरिंग यूज़ करेंगे जिससे सोइल की pH कम होगी। सबसे बेस्ट हम ढेचा को मानते हैं, सेसबेनिया एक्यूलियाटा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो है ये बेसिक सोइल्स को रिक्लेम करने के लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है उनमें जो सेल से प्रेजेंट रहेगा उसकी जो pH है वो 4 होती है, तो इसकी जो pH वो 4 होती है, तो इसे एज ए ग्रीन मैन्यूरिंग हम यूज़ में लेंगे जिससे सोइल का pH कम होगा। और अगर वीड्स में हम देखें तो जो सत्यानाशी होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये मस्टर्ड का एक इम्पोर्टेंट वीड है, तो इसे जनरली बेसिक सोइल्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। देन लास्ट जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी नॉर्मल सीड रेट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सीड रेट बढ़ा सकते हैं, जैसे 20 से 25% हम सीड रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो वीट है उसमें अगर नॉर्मल कंडीशन में हम उसके लिए जो सीड रेट यूज़ करते हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं, लेकिन सेलेन कंडीशन में अगर हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो 120 to 125 kg, मतलब 20 से 25 किलो एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। ठीक है, जो पर्ल मिलेट है उसमें नॉर्मल कंडीशन में हम 4 से 5 kg यूज़ करते हैं, लेकिन सेलाइन कंडीशन में हम 5 से 6 kg पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि जो भी नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम 15 से 25% उनकी डोज हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे भी बहुत ज़्यादा रिक्लेम होने के चांसेस हैं। इसके साथ में हम साल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जो जनरली जैसे बार्ले, शुगर बीट और डेट पाम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इनको जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है। इसके अलावा आंवला, बेर, कॉटन, टोबैको और रोडास ग्रास को भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ साल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। कौन कौन से रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं जिनको जनरली हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे वीट की रास 3077 और K65, खर्चिया 65। ठीक है, राइस की जो है IR 8 और लूनीश्री और पूसा 221। इसके साथ में जो बार्ले हैं उसकी ये BL2 और RD 37। इन वेराइटीज़ को जनरली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो कैलकेरियस सोइल होती है, कैलकेरियस सोइल होती क्या है, ऐसे सोइल्स जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगी, उन्हें हम कैलकेरियस सोइल के नाम से जानते हैं। और इन सोइल्स में अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा तो फॉस्फोरस और जिंक जो है उनकी अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हुआ तो फॉस्फोरस और जिंक जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट PYQs और MCQs हैं, वो भी हम साथ में ही देख लेते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि विच केमिकल अमेंडमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ नॉन लाइम कंटेनिंग एल्काली सॉइल्स। चूना रहित क्षारीय मृदा में सुधार के लिए कौन सा रासायनिक सुधारक सबसे उपयुक्त है, मतलब जिनमें चूना प्रेजेंट नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो जिप्सम है। ठीक है, लाइम जो है वो एसिडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और सल्फर पाउडर और पायराइट जो है वो जनरली हमने जो भी लाइम कंटेनिंग सॉइल्स थी उनके लिए यूज़ में लिया जाता है। विच केमिकल अमेंडमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक या फिर एल्काली सॉइल्स। सोडिक या फिर क्षारीय मृदा के सुधार के लिए आमतौर पर किस रासायनिक संशोधन का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिप्सम। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसिड सल्फेट सॉइल्स आर केमिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिड सल्फेट मृदा की रासायनिक विशेषता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, तो इसमें जब आयरन पायराइट प्रेजेंट रहेगा तो एसिड सल्फेट मृदा की एक रासायनिक विशेषता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने आपको वो फिर भी पहले भी बोला था कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें से ऑलमोस्ट हर टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ अ टिपिकल सेलाइन सोइल। जो सेलाइन सोइल्स होती हैं उनकी EC और ESP क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर तो EC होगा और लेस देन 15% ESP होगा।
वाइट एल्काली सॉइल्स आर टेक्निकली नोन एज विच टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। सफ़ेद क्षारीय मृदा को तकनीक रूप से किस प्रकार की समस्याग्रस्त मृदा के रूप में जाना जाता है। देखो, वाइट एल्काली मतलब जो भी एल्कलाइन सॉइल्स होते हैं जिनको हमने जनरली सेलाइन, एल्कलाइन और एल्कलाइन सेलाइन के में डिफाइन किया है, ठीक है। तो जो सेलाइन सॉइल्स होती है उनमें क्या होता है कि जो भी सॉइल्स हैं उनके ऊपर ना साल्ट प्रेजेंट रहता है। साल्ट प्रेजेंट रहने की वजह से ही इसका नाम है वाइट एल्काली सॉइल्स। तो सेलाइन सॉइल्स को हम वाइट एल्काली सॉइल्स के नाम से भी जानते हैं। Which of the following tree species is highly tolerant to waterlogged and saline condition? निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति जलाक्रांत और लवणीय परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूकेलिप्टिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी इन हाईली एसिडिक सॉइल्स। जिन सॉइल्स का पीएच लेस देन 5 होता है, ठीक है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में विषाक्तता के लिए मुख्य रूप से कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? जो एल्यूमिनियम आयन, नॉर्मली तो H+ और एल्यूमिनियम आयन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें एल्यूमिनियम आयन जो है वो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है। The process of removing excess soluble salt from the root zone by flushing them down with water is known as। तो हमने ये देखा था कि जो भी सेलाइन सॉइल्स है जनरली मोस्टली उनमें हम लीचिंग यूज़ में लेते हैं, जिनसे क्या होता है जो भी सरफेस पे सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट रहते हैं वो वाटर के थ्रू सॉइल में नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे क्या होगा सॉइल रिक्लेम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीचिंग। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हाईली टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी। तो इसका राइट आंसर है बार्ले। बार्ले के अलावा जो डेट पाम है उसको भी जनरली यूज में लेते हैं ना। द पीएच ऑफ एल्काली सॉइल इज जनरली, जो एल्काली सॉइल्स हैं उनका पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है। वाटर लॉग्ड सॉइल मेनली सफर्ड फ्रॉम, जल भराव वाली मृदा में मुख्य समस्या होती है इनमें क्या ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो भी पोर स्पेस हैं वो तो फुल भर जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं वाटर के थ्रू ही, ठीक है। तो इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। सेलाइन सॉइल्स आर कॉमनली नोन एज, सेलाइन सॉइल्स को जनरली ऊसर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। विच इरीगेशन मेथड हेल्प्स रिड्यूस सेलिनिटी, जो ड्रिप इरीगेशन है इसका यूज़ हम सेलाइन सॉइल्स में कर सकते हैं या फिर सेलिनिटी को रिड्यूस करने में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नॉर्मली क्रॉप ग्रो रहती है उसमें जो ड्रिप इरीगेशन के थ्रू अगर हम इरीगेशन करते हैं तो डायरेक्ट जो वाटर है वो ओनली ऑन प्लांट की रूट्स में ही जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे फील्ड में फैल रहा है, डायरेक्ट वो प्लांट की रूट्स में ही जाता है। विच वाइट क्रस्ट, द वाइट क्रस्ट ऑन द सॉइल सरफेस इंडिकेट, मिट्टी की सतह पर सफ़ेद परत किसका संकेतक है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सेलिनिटी, क्योंकि सेलाइन सॉइल्स में ऊपर की तरफ वो साल्ट प्रेजेंट रहता है तो वाइट कलर की लेयर प्रेजेंट रहती है ना। विच सॉइल इज कॉल्ड रे इन इंडिया, भारत में रेह किस मृदा को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलाइन सॉइल्स को। एक्सेस सोडियम इन सॉइल कोज, मिट्टी में अधिक सोडियम से क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होती है वो पुअर हो जाती है, मृदा संरचना खराब हो जाती है। मतलब जो भी फ्लोक्यूलेशन और डीफ्लोक्यूलेशन दो टर्म्स होती है। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है कि जो ढेले बनते हैं उनमें अगर ऐसे सॉइल जिनमें कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट रहता है तो उनमें अच्छे ढेले पाए जाते हैं, अच्छे क्लोट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी तो उनमें ढेले भी नहीं बनते और उनमें क्या जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो पुअर होती है और जनरली उनमें अच्छी मात्रा में पोर स्पेस वगैरह भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। द बेस्ट मेथड टू रिक्लेम सेलाइन सॉइल्स, लवणीय मृदा सुधार की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीचिंग विथ गुड क्वालिटी वाटर। अच्छे पानी से अगर हम लीचिंग करते हैं तो वो बेस्ट मेथड माना जाता है। सो थैंक यू। हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको पूरी थ्योरी के साथ में सारे जो भी MCQs बन सकते हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।